Oxidation is the process in which electrons are given out. Rejection is the process in which electrons are gained. यानी जब आप छींकते हो तो छींकने को बोलते हैं आक्षी, और आक्षी से निकलता ऑक्सीकारक। यानी जब छींकते हो तो मुंह से हवा यानी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आपके निकले तो ऑक्सीकारक, जब इलेक्ट्रॉन आप ग्रहण करो तो अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन यानी आपका सांस लेना अपचयन है, सांस छोड़ना ऑक्सीकरण है। अपचयन में आपने सांस ग्रहण की, और जब आप सांस यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हो तो आपका अपचयन, और जब आप छोड़ते हो तो आपका ऑक्सीकरण। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं क्या होती हैं, कैसे हम किसी तत्व, यौगिक या आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं, या कितनी इसकी कल्पनाएं होती हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए, है ना। मैं सौरभ अवस्थी आप सबका स्वागत करता हूँ। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं के दो आधुनिक विचार हैं। पहला है कि ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, यानी हमने इलेक्ट्रॉनों के थ्रू ऑक्सीकरण और अपचयन की एक कल्पना कर ली कि इस तरह की अपक्रियाएं जो होंगी वो हमारी ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाएंगी। दूसरा है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन की ऑक्सीकरण संख्या कल्पना, यानी हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इसकी डिफिनीशन वगैरह बताते हैं या कल्पना करते हैं, और दूसरा ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर संकल्पना पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा हमारी बनती है उसको देखते हैं। ठीक है। तो क्या कहता है ये ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है। तो क्या कहता है, किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना या पृथक होना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी हमारा कोई परमाणु है, कोई अणु है या कोई आयन है, उससे इलेक्ट्रॉनों का निकलना। ठीक है। जैसे कोई भी हमारा अणु हो, चाहे तत्व हो, अणु हो, आयन हो, परमाणु हो, उससे क्या हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, बाहर निकले, तो हमारा वो ऑक्सीकरण की श्रेणी में आता है। यानी फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना या पृथक होना, पृथक मतलब अलग होना, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन क्या बनती है वो भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट। मेरे साथ बोलिएगा, तुरंत याद हो जाएगी आपको। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट। यानी देखिए, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण में कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं आपकी, जब हम छींकते हैं यानी आक्षी, है ना, जब हम छींकते हैं तो आक्षी की आवाज आती है ना, आक्षी, इस तरह से, तो आपके मुंह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में हवा निकलती है। ठीक है। तो जब आप छींकते हो या छींकते हो आक्षी करके, ऑक्सीकारक यानी इलेक्ट्रॉन निकलता है, देन ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट। ओके। एग्जाम्पल आप देखते हो कि सर बिना एग्जाम्पल के तुमको समझते नहीं है, तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Na पॉजिटिव बना, यानी ऑक्सीडेशन में आपको इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर मुक्त कर देना है। पोटेशियम से भी आपका एक इलेक्ट्रॉन निकला, K+ आयन दिया। और आपने जल में देखिए हाइड्रोजन प्लस आयन हो गए, ऑक्सीजन आयन अलग हुआ, और जब ऑक्सीजन ऐसे देखो, गैस का क्या है, गैस ऐसे मुक्त हो गई, हाइड्रोजन प्लस आयन हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन निकले, है ना। 2 2 जा 4 थे, तो हम 4 अगर प्लस है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तभी ये विलयन हमारा उदासीन होता। आप पढ़ते आ रहे हो, जितने धनावेश होते हैं उतने ऋणावेश होते हैं, इसलिए हमारा जो भी हमारा तत्व होता है, यौगिक होता है ना, कोई भी परमाणु होता है उदासीन होता है। तो 4 प्लस थे, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन निकले आपके। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली जो बात है, लाइन है, वो क्या है कि ऑक्सीकरण में हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, यानी हमेशा ही त्याग होता है ना। भीष्म पितामह हर समय त्याग किया है उन्होंने। तो ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन में हमेशा आपका इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, यानी ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बाहर निकलते हैं। और ऑक्सीकरण में संयोजकता बढ़ती है। संयोजकता क्या होता है, हमने आपको जब संरचना सूत्र या आईपीएसी नेमिंग बताई थी, उसमें बताया था संयोजकता यानी हाथ, वैलेंसी। तो जैसे क्या है, Fe2+ था आयन, जब इसका फिर से ऑक्सीकरण आपने किया, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसकी संयोजकता 2 से क्या हो गई, 3। यानी 2 चीजें याद रखिएगा, ऑक्सीकरण में संयोजकता बढ़ती है और ऑक्सीकरण में हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। फिर से आप एक बार ऑक्सीकरण का रिवीजन कर सकते हैं कि
जो ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना थी उसके बेस पर क्या आपकी परिभाषा बनती है कि किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना या पृथक होना ऑक्सीकरण कहलाता है। साथ में बोलते रहिएगा, तुरंत याद हो जाएगा आपको। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट। ओके, अब बात करते हैं अपचयन की, यानी रिडक्शन। क्या कहता है आपका रिडक्शन? जस्ट अपोजिट, किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। कोई भी आपका परमाणु हो, कोई भी आपका अणु हो, कोई भी आयन हो, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, गेन करता है, तो आपकी अपचयन कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। ठीक है, साथ में बोलिएगा, किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। अब इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन देखते हैं, साथ में बोलिएगा, तुरंत याद होगा आपको। कोई आपसे रिडक्शन आपके मुंह से निकलना चाहिए। रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट। बोलिएगा फिर से, रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, गेन किए जाते हैं। आई होप आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आया होगा। अब अपचयन के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस प्रकार से कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ओके, हमारा क्या एग्जाम्पल है? अपचयन का रिडक्शन था, तो वो एग्जाम्पल है कि जैसे रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। आपने पढ़ा, जैसे Cl है, Cl आपका जो तत्व है उसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो वो Cl माइनस हो गया, यानी ठीक है, यानी ऋणावेश आया तो एक ऋणावेश। सल्फर था, सल्फर पे 2 इलेक्ट्रॉन आए तो उसके 2 ऋणावेश। इसी प्रकार से I2 यौगिक पे 2 इलेक्ट्रॉन आए तो उस पर ये 2i माइनस हो गया। देखिए 2 यहाँ भी गुणा करेगा, I2 माइनस से भी गुणा करेगा तो 2i। इसमें नोटेबल पॉइंट क्या है आपका कि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता था, इसमें ग्रहण कि आते जाओ आते जाओ। अपचयन में संयोजकता घटती है। देखिए, ऑक्सीकरण में संयोजकता बढ़ती थी, अपचयन में संयोजकता घटती है। बहुत ही अपोजिट चीजें हैं। जैसे आप मैथ में आपका अवकलन समाकलन होता है, उसी प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन एक दूसरे का नेगेटिव। देखिए कैसे घटती है। Fe के पास 3 प्लस थे, एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसके पास 2 प्लस बचे, यानी इसकी संयोजकता जो है, इसकी वैलेंसी जो है वो घट गई, वो कम हो गई। ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं। ये आपने पढ़ा ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, यानी इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण किए या तो छोड़े। अब बात करते हैं हम ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना, यानी हम ऑक्सीकरण और अपचयन की फिर से परिभाषा पढ़ेंगे, फिर से उसके बारे में जानेंगे, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण अपचयन एक होती है आपकी इलेक्ट्रॉन की संकल्पना, जो आप पढ़ चुके हैं भी, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। दूसरी है ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। तो देखते हैं क्या कहता है ये। ये कहता है ऑक्सीकरण क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि अगर किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं अभी हम देखेंगे। फिलहाल अभी आप इतना देखिए कि कोई भी तत्व हो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो वो आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो उस तत्व को ऑक्सीकरण हम बोलेंगे कि उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे क्या है तो सर एग्जाम्पल भी दीजिए। तो एग्जाम्पल ये है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की अगर संयोजकता जिसके यहाँ पे अभी 0 है, वो देखिए 2 प्लस हो गई, Na की प्लस हो गई, FeCl2 की FeCl3, यानी संयोजकता क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब जब भी हमारी संयोजकता इंक्रीज होती है, कुछ ना कुछ देखिए इतनी थी और इससे कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाए, तो वहां पे हमेशा आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जब आपकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो वहां पे ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अपचयन क्या होता है, इसको साथ साथ आप अपचयन को भी देख लीजिए कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है, अपचयन कहलाता है। यानी देखिए Fe3 प्लस, इसकी संख्या 3 थी, 2 बची, 2 थी 0 बची, 4 थी 2 बची, यानी यहाँ पर इसके क्या हो गए, अपचयन हो रहा है। यानी ऑक्सीकरण संख्या जितनी भी थी उससे क्या रह गई, ये छोटी रह गई, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर ये ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना क्या है कि ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट, यानी ऑक्सीकरण में क्या था, किसी तत्व परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागते थे तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो अपचयन। और ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना में क्या कहता है कि अगर आपकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन।
ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन जब आप पढ़ते हो तो एक इंपॉर्टेंट एक हेडिंग आती है जिनको बोलते हैं ऑक्सीकारक अपचायक, यानी कौन से पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएंगे, कौन से पदार्थ अपचायक कहलाएंगे, तो इसको वन बाय वन हम देखते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो अपक्रिया में दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। यानी ऑक्सीकारक देखो क्या है, ध्यान से देखिएगा, दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, यानी कोई एक पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दे तो वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है, मतलब वो पदार्थ खुद को ऑक्सीकरण नहीं कर रहा है, दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर रहा है तो खुद ऑक्सीकारक कहलाता है। तो फिर खुद क्या हो रहा है, वो खुद अपचयित हो जाता है। ठीक है, दोनों अपोजिट है, तभी हम इसको सीक्वेंस बाय लगा के आए कि आपको वन बाय वन चीजें क्लियर होती रहे, बाउंस ना हो चीजें। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, आपको ऑक्सीकरण अपचयन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखो, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकरण करते हैं, यानी किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दें। तो आपने कहा सर दूसरे का तो ऑक्सीकरण कर देंगे, खुद क्या होते हैं, तो खुद हो जाते हैं अपचयित, यानी खुद अपचयित हो जाए ऑक्सीकारक, दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करे ऑक्सीकारक। और भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तीसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। देखिए, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं क्योंकि ये खुद क्या होते हैं, अपचयित, और अपचयन वही होता है जो ऑक्सीकरण संख्या घटती है। और आपने पढ़ा था ऑक्सीकरण में कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो अपचयन होता है। तो जब क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ वे कहलाते हैं जो ऑक्सीकरण दूसरे पदार्थ का करते हैं, खुद अपचयित हो जाते हैं, और जब खुद अपचयित हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। देखिए, अपोजिट है, अपचयन वाले गुण ऑक्सीकारक में है और अपचायक वाले गुण ऑक्सीकरण वाले गुण अपचायक में है। ऑक्सीकारक आए तो आप अपचयन के लिखिएगा कि दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं, खुद अपचयित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा, हमने माना, अब हमको कुछ एग्जाम्पल भी दिखाइए। ठीक है, तो बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल इसमें है कि आपका Fe3+ था, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो Fe2+ हुआ, यानी इसकी Fe3+ की ऑक्सीकरण संख्या +3 थी और Fe2+ की ऑक्सीकरण संख्या +2 रह गई, यानी ऑक्सीकरण संख्या घटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया यानी खुद अपचयित हो गया, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकारक पदार्थ। अब बात करते हैं अपचायक की, चीजें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। तो अपचायक वे पदार्थ हैं जो अपक्रिया में दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं। आपने कहा ठीक है। ऑक्सीकारक में दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं, ये दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यानी अपचायक वो होगा जो खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकारक वो होगा जो खुद अपचयित हो जाएगा। अपचायक वो होगा जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और ऑक्सीकारक वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जस्ट अपोजिट। और अपचायक क्या है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। चलिए सर एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो देखिए, Sn2+ था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के Sn4+ बनाया, 2+ की ऑक्सीकरण संख्या +2, Sn4 की ऑक्सीकरण संख्या +4, यानी 2 से ऑक्सीकरण संख्या 4 हो गई, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई, वृद्धि। और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, इलेक्ट्रॉनों का उसने त्याग किया, खुद ऑक्सीकृत हो गया और दूसरे पदार्थ इसके साथ जो भी दूसरा पदार्थ होगा उसको अपचयन कर देगा। ठीक है, वन बाय वन सभी चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी, बस आपको वीडियो ध्यान से भी देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उसको देख लीजिए, फिर देखते हैं कि किस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व की ज्ञात करते हैं। जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या अपक्रिया के पहले और बाद में समान रहती है, उनका ना तो ऑक्सीकरण होता है और ना ही अपचयन होता है। क्या बात है, आप समझिएगा कि अगर कोई तत्व है उसकी ऑक्सीकरण संख्या अपक्रिया से पहले और अपक्रिया के बाद में एक जैसी रहे, तो ना उसका ऑक्सीकरण होगा ना वो अपचयन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या चेंज जरूर होती है, यानी जब ऑक्सीकरण नहीं हुआ तो अपचायक नहीं होगा, अपचयन नहीं हुआ तो वो ऑक्सीकारक नहीं होगा। ठीक है, अर्थात वहां ना तो अपचायक होगा ना ही ऑक्सीकारक होगा। तो एक बार फिर से पूरा रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना में आपका कहता है कि नंबर ऑफ oxidation is the process in which electrons are given out. Rejection is the process in which electrons are gained. यानी जब आप छींकते हो तो छींकने को बोलते हैं आक्षी, और आक्षी से निकलता ऑक्सीकारक, यानी जब छींकते हो तो मुंह से हवा यानी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आपके निकले तो ऑक्सीकारक, जब इलेक्ट्रॉन आप ग्रहण करो तो अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन, यानी आपका सांस लेना अपचयन है, सांस छोड़ना ऑक्सीकरण है। अपचयन में आपने सांस ग्रहण की, और जब आप सांस यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हो तो आपका अपचयन, और जब आप छोड़ते हो तो आपका ऑक्सीकरण। ठीक है,
अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आप किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। जैसे अगर आपका एग्जाम में आ गया कि HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो, यानी उन्होंने कहा कि HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो आपने कहा माना देखिए जिनकी इसमें एक चीज याद रखिए, हमें जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेते हैं। माना N की ऑक्सीकरण संख्या x है, ठीक है। अब जो तरीका है लिखने का उसको देखिए, इसके बाद से आप सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकाल देंगे, आप खुद कहेंगे यस सर हम निकाल लेंगे। अब हम लिखेंगे देखिए H, तो H की ऑक्सीकरण संख्या गुणा H कितना है 1 तो गुणा 1 प्लस N की ऑक्सीकरण संख्या N कितना है 1 तो गुणा 1 प्लस O की ऑक्सीकरण सॉरी O की ऑक्सीकरण संख्या O कितने हैं 3, यानी तत्व प्लस तत्व जितनी मात्रा में है, जैसे आप अनुभार निकालते थे उसी प्रकार से, और बराबर 0 क्योंकि ये आपका उदासीन इसलिए बराबर में 0। अब देखिए H की ऑक्सीकरण संख्या 1 इंटू 1, N की ऑक्सीकरण संख्या भी आपने x मानी तो x इंटू 1, और O की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, ठीक है। ये आपको तो याद करना होगा। तो देखिए 1 1 जा 1, x 1 जा x, 2 3 जा 6, 1 में से 6 माइनस किया -5 आया। हाँ अब आपको दिख रहा होगा, 1 में से 6 माइनस किया तो -5 आया, x इज इक्वल टू 5, यानी N की ऑक्सीकरण संख्या आपकी कितनी है 5। अब देखिए क्या संतुलित है, बिल्कुल। हाइड्रोजन की 1, नाइट्रोजन की आपने निकाली 5, तो 5 1 6 प्लस का 6 हुआ, और ऑक्सीजन की -2, 3 दूनी 6 प्लस 6 -6 बराबर 0। इस तरह से आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपकी डाउट बिल्कुल दूर हो जाए। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, यानी आपके पास H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में ज्ञात करनी है, तो हम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को मान लेंगे x, कि माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x है। फिर वही आपका पैटर्न कि पहला तत्व तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 तो गुणा 2, फिर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 1 तो गुणा 1, प्लस फिर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या और 4 बार ऑक्सीजन तो गुणा 4। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना आपने बताया था 1 इंटू क्या हो जाएगा 2, प्लस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आपने x मानी है तो x इंटू 1, प्लस ऑक्सीकरण संख्या -2 इंटू 4 बराबर 0। 2 1 जा 2, x 1 जा x, और 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। देन x 2 में से 1 माइनस हुआ 6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 6, यानी +6 है ना। इसमें चिन्ह का भी ध्यान रखना है कि हमारी H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमारी +6 आ गई, यानी आपने देखा कि 20 सेकंड में, 20 सेकंड भी बहुत, हमने आपको समझाने के लिए 20 सेकंड लगे, और लास्ट में आप यहाँ पे लिख भी देंगे कि H2SO4 में जब एग्जाम में आप कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, बस इस तरह से लिखेंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है। आप प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या हम याद भी कर लें, है ना, जिसमें आपने कहा ऑक्सीकरण संख्या -2 इस प्रकार से, तो ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं कि किसकी क्या कितनी और कैसे क्या हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे NH4 आयन की ऑक्सीकरण संख्या होगी +1, Cn- आयन की ऑक्सीकरण संख्या होगी -1, Na2 अगर माइनस है तो -1। देखिए आयन में क्या है, जितने उसके ऊपर माइनस या प्लस लगा हो, धनायन ऋणायन जितना हो, उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी ही धनायन ऋणायन में होती है। +1 तो +1, -1 तो -1, सेम 2 माइनस है तो 2 माइनस के, SO3 2 माइनस तो -2, SO4 में 2 माइनस तो -2, NO प्लस तो +1। नोटेबल पॉइंट ये है हमारा कि सभी गैसों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जितनी भी आपकी गैस हैं, NH3 अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या 0, ठीक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीकरण संख्या 0, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण संख्या 0, यानी जितनी हमारी गैसें होती हैं उन सबकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब आप पूछते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि K4FeCN6 में आप Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताएं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है, ठीक है। फिर आप वही पाएं कि K की ऑक्सीकरण संख्या है ना, K की ऑक्सीकरण संख्या K आपका 4 है तो गुणा 4, प्लस Fe की ऑक्सीकरण संख्या है ना, Fe आपका 1 है तो गुणा 1, प्लस
Cn की ऑक्सीकरण संख्या, ये आपके 6 हैं तो गुणा 6 बराबर 0। इस तरह से आप लिखेंगे कि हमारा जो पोटेशियम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या है ना, हमारा जो Fe है उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस हमारा जो यहाँ पे Cn है उसकी ऑक्सीकरण संख्या और गुणा उसकी संख्या। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, के पोटेशियम, पोटेशियम के यानी के प्लस होता है तो आपकी पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस Fe की आपको निकालने तो Fe की आपने x मानी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस Cn पे एक माइनस होता है तो Cn की भी -1 और मल्टीप्लाई बाई 6 बराबर 0। 4 वन जा 4, x वन जा x, 6 वन जा 6 बराबर 0। x 4 में से 6 गया तो आपका -2 बराबर 0। x आपने जब निकाला 2 उधर गया तो +2 यानी K4FeCN6 है ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखिए इसके नाम भी हमने आपको किसी भी तत्व के नाम कैसे लिखते हैं, आईपीएसी नाम क्या होता है ना, उसका संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं, ये सब बताया है। के फॉर पोटेशियम, Fe फॉर फेरो, Cn फॉर साइनाइड, तो कैल्शियम फेरोसाइनाइड है ना। कितनी आ गया ऑक्सीकरण संख्या +2। अब जैसे कि एक अगला सवाल है बहुत ही बेहतरीन कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5 और NO, इसमें आप Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। बहुत ही बेहतरीन सवाल, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लिख लीजिएगा है ना। तो देखिए Fe की पूछा तो आप वैसे बिल्कुल लिख लेंगे कि Na2FeCN5 NO में Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है। तो देखिए Na है ना, Na की ऑक्सीकरण संख्या मैं फिर से लिखते ही देता हूँ पूरा है ना, आप लोग बहुत लापरवाह हो तो इसलिए आप पर नहीं छोड़ सकते। Na की ऑक्सीकरण संख्या गुणा Na2 है तो गुणा 2 प्लस Fe की ऑक्सीकरण संख्या, Fe की ऑक्सीकरण संख्या गुणा 1 है तो 1 प्लस Cn की ऑक्सीकरण संख्या, Cn की ऑक्सीकरण संख्या Cn 5 है तो मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस NO को ही एक साथ लिख लें, हाँ NO की ऑक्सीकरण संख्या 1 है तो 1 बराबर 0। देखिए है ना, इसमें हम क्या करेंगे, हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। हमने सभी जो आपके तत्व हैं यौगिक हैं उनको हमने सब एक एक बार में लिख लिया, ठीक है हाँ ओके। अब Na की ऑक्सीकरण संख्या आपने क्या देखी कि Na की ऑक्सीकरण संख्या हमारी होती है 1 मल्टीप्लाई बाई 2। Fe की हमें ज्ञात करनी, इसकी हमने मानी थी x। Cn की अभी हमने कहा था Cn 5 तो -1 होती है मल्टीप्लाई बाई 5। NO की +1 होती है तो +1 इंटू 1, 1 इंटू 1 बराबर 0। 2 1 जा 2, x 1 जा x, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1 बराबर 0। 2 1 3 और 5 में से आपने 3 माइनस किया तो बचा 2। एक सेकेंड, अब आपको दिख रहा है जब आपने x -2 इक्वल टू 0, जब आपने +2 उधर लाया तो x बराबर +2, यानी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी आई +2। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद हम एक और अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। पूरी वीडियो होप आपको समझ आ रही हो तो थम्स अप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जैसे अगर आपके सामने अगर आ जाए इस तरह से कि PO4 और माइनस में हो 3 माइनस में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो इसमें आप वही करोगे कि माना फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या x है। ओके, तो देखिएगा कि किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। देखिए फास्फोरस यानी P की ऑक्सीकरण संख्या इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितने हैं 4 बराबर। देखिए बराबर में आप अब तक 0 लिखते थे, अब 0 नहीं लिखेंगे, अब बराबर के बाद आप लिखेंगे -3, क्योंकि आपके यहाँ पर क्या है आयन -3। जब यौगिक उदासीन होगा तो हम 0 लिखेंगे, अगर प्लस का कोई होता तो वहाँ पे प्लस का संख्या आ जाती। तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है, आपने इसको x माना मल्टीप्लाई बाई 1। ऑक्सीजन की आपको पता है -2 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर -3, x 2 4 जा 8 बराबर -3। ये 8 उधर आया हमारा तो -3 + 8 तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया +5, यानी PO4 3 जो निगेटिव है उसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हमारी +5 होगी। इस प्रकार से हम इसको
कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके सामने आ गया कि मोहर लवण में Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। मोहर लवण बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोहर लवण एक्चुअल में होता क्या है। जब आप लवण पढ़ते हो तो लवण में क्या होता है कि बहुत सारे लवण के टाइप होते हैं, साधारण नमक लवण, संकर लवण, उसमें मोहर लवण भी एक आता है। तो पहले हम मोहर लवण का हम केमिकल फार्मूला लिख लेते हैं कि मोहर लवण का केमिकल फार्मूला एक्चुअल में हम क्या लिखते हैं। ठीक है, तो मोहर लवण का फार्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइज SO4.6H2O। कह रहे हैं इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। हमको लोहे लोहा Fe की ऑक्सीकरण संख्या हमको इनको बतानी है। मोहर लवण में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो देखते हैं, इसको करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आराम से, बिल्कुल उसी तरह से और बहुत ही आराम से। ठीक है, देखिए हल्का सा लेवल आपका ऑक्सीकरण संख्या निकालने का बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा यौगिक है, अगर एक एक तत्व लेके चलेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए हम पूरा पूरा यौगिक उठा लेते हैं। देखिए यौगिक क्या है, जो SO4 से आप याद कर सकते हो शंकर जी, है ना। इसको आप त्रिशूल ऐसा इमेजिन करिए, त्रिशूल। तो शंकर जी के 2 बच्चे है ना, गणेश जी, कार्तिकेय जी। तो SO4 की आपकी ऑक्सीकरण संख्या -2। जो आपका NH4 आयन है उसके ऊपर 1 प्लस धरायन होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। और जल, अभी हमने बताया कि यौगिक जो होता है उदासीन यौगिक, उसकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी 0। और Fe की आपको निकालनी है, तो Fe की आपने माना ऑक्सीकरण संख्या, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या X है। अब आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से साथ ही साथ में निकालते रहिएगा आप भी। देखिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपने डायरेक्ट करते हैं ना इसको। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। Fe की ऑक्सीकरण संख्या गुणा 1 है ना, SO4 की ऑक्सीकरण संख्या प्लस NH4 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑक्सीकरण संख्या, सब लिख लीजिएगा आप। Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपने माना X, 1 है तो से मल्टीप्लाई। SO4 की ऑक्सीकरण संख्या -2, SO4 1 है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 1। NH4 की ऑक्सीकरण संख्या +1 और आपकी यौगिक 2 हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2। SO4 फिर से SO4 की ऑक्सीकरण संख्या -2 एक ही बार है, और डॉट है ना, डॉट की जगह फिर से प्लस, और 6 है आप जल, और जल की ऑक्सीकरण संख्या 0 तो 0 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, बराबर में 0 क्योंकि आपका उदासीन यौगिक है। तो X 1 जा X, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 1 जा 0 बराबर 0। ठीक है, -2 और +2 आपस में ये कट गए, तो क्या बचा आपका X -2 = 0। तो X बराबर कितना आता है +2। यानी मोहर लवण में जो आपका Fe है उसकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आई आपकी +2। यही आपके मोहर लवण में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, एक और आपका हम लेके आए सवाल C3O2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, है ना। आपको हमने एक सवाल दिया C3O2 और कह रहे इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो इसमें भी आप कह लेंगे कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या X है। ठीक है, माना कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या X है। ठीक है, अब देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आया आपके सामने तो हम उसका एक हम वो भी बना लेते हैं कि क्या संरचना सूत्र। देखिए C3 यानी कार्बन आपके कितने हैं 3, तो 3 कार्बन को पहले बनाइए। इसको हम थोड़ा लास्ट आपका सवाल है तो एक नेक्स्ट लेवल पे करते हैं। ऑक्सीजन आपके 2, तो 2 ऑक्सीजन बना लीजिए। ठीक है, वैलेंसी पूरी करिए। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती हैं, कार्बन की 4 होती हैं, तो 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे लग गई, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे लग गई। ठीक है, आपके ऑक्सीजन की जबकि वैलेंसी हो गई पूरी। अब देखिएगा ध्यान से, इस वाले बन गया आपका। ठीक है, अब देखिए इस ऑक्सीकरण संख्या हमको फाइंड आउट करना है। देखिए कार्बन 3 है और कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या X मानी, तो X मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, -2 × 2 = 0। X की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3X,
टू टू जा होता है 4 बराबर 0। जब हम 3x का वैल्यू निकालेंगे इधर आएगा 4, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/3, यानी प्लस में 4/3। हमने आपको बोला था, नहीं बोला था तो फिर से बोल रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या आपकी ऋणावेश भी हो सकती है, धनावेश भी हो सकती है और भिन्न में भी हो सकती है। ऑक्सीकरण संख्या आपकी इन तीनों में हो सकती है। ठीक है। अब देखिए कैसे कार्बन की जो संयोजकता है वो 4/3 आई। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमको पता है कि हमारे -2 होती है, इस ऑक्सीजन की वैल्यू भी हमको पता है कि -2 होती है। ठीक है, इस पर आपके देखो दो अलग अलग दो आपके बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर भी +2 हो गया, यहाँ पर भी +2 हो गया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी हो गई 0। अब देखिए इसका 2 2 4 हो रहा है, लेकिन 3 है, और जब तीनों का हम निकालते हैं तो उसका निकालेंगे एवरेज, तो 2 2 4, और ये कार्बन है 3, तो 4 डिवाइड बाई, देखो सबको जोड़ लो, 2 + 2 4, 4 में 0 जोड़ा जोड़, 0, 4 में 0 ऐड किया तो 4 आया, और 3 कार्बन है तो डिवाइड बाई 3, इसलिए आपकी कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4/3 आती है। ओके, अब बात करते हैं हम एक नेक्स्ट सवाल के, किस प्रकार से हम यौगिक को आयन में बदलते हैं। ओके, आणविक समीकरण से आयनिक समीकरण प्राप्त करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम ऑक्सीकरण पढ़ाने आपको बैठे तो हम सोचे कि इसको भी इस वीडियो में इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूट्यूब पे आपको सभी चीज़ें अवेलेबल तो हैं बट अलग अलग, तो इसको हमें इंक्लूड करना काफ़ी आवश्यक लगा, इसलिए हमने इसी वीडियो में ही इसको ऐड किया है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से हम आणविक समीकरण से आयनिक समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक आणविक समीकरण दिया है, कहा इसको आप आयनिक समीकरण में चेंज करके दिखाइए। हमें इसको किस में बदलना है, आयन में। आयन में हमें इस समीकरण को बदल के आपको दिखाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, जैसे FeCl3 प्लस SnCl2 आपका बनके रेडी हुआ FeCl2 प्लस SnCl4। तो हमें देखना है इस समीकरण में सभी पदार्थ आयन के रूप में रहते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं, 2, ठीक है, 2 आपका वैसे रहा। फिर देखिए किस प्रकार से FeCl3 को हम आयनों में तोड़ते हैं। आपको पता है कि ये वाला 3 इधर से आता था, तो यही 3 आपका हो गया Fe के ऊपर, Fe3+। जब आपके यहाँ पे 3+ हैं तो यहाँ पर भी आपके Cl के ऊपर 1 माइनस रहता है, तो 3+ के साथ को उदासीन करने के लिए 3 ही ऋणावेश चाहिए, इसलिए Cl के आयन कितने हो गए, 3 Cl आयन। देखिए फिर से देखिए एक बार, जो आपका यहाँ पर होता वही तो नीचे आता था, है ना। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा तो फिर से देखिए, केवल सुनिए समझिए। जो 3 है यहाँ पे आया, प्लस का 3 हुआ, और Cl के ऊपर 1 माइनस रहता है, लेकिन यहाँ पर 3+ थे तो यहाँ पे 3 माइनस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 यहाँ पे Cl लगाए। ठीक है, प्लस ये 2 है, 2 भी ऊपर गया, Sn2+। ठीक है, और Cl के ऊपर क्या रहता है, माइनस, लेकिन यहाँ पे 2 धनायन है तो हमको 2 से गुणा करनी पड़ी। ठीक है, एरो 2 आपका जो बाहर है संतुलित अवस्था में तो वैसे ही रहेगा। FeCl2, ये 2 आपका फिर से यहाँ आया ऊपर, 2+ हो गया। Cl के ऊपर अगेन 1 माइनस होता है, तो हमने फिर से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे काम चलाया। देन SnCl4 है ना, Cl4 जो 4 है यहाँ पर आया ऊपर Sn के ऊपर, और Cl के ऊपर 1 माइनस होता है, इसलिए हमने इसको संतुलित करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद है आपको ये पूरा जहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 Fe3+, 2 3 जा 6 Cl माइनस, प्लस Sn2+ प्लस 2 Cl माइनस, एरो 2 Fe2+ प्लस 2 2 जा 4 Cl माइनस, प्लस Sn4+ प्लस 4 Cl माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर आप इन सबके नाम देख सकते हैं। Fe3+ क्या है, आपका फेरिक आयन। ठीक है, हमने जो भी हम आपके पास वीडियो लेके आते हैं उसमें हम हर एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज़ इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, शायद ही कोई चीज़ छूट पाती हो, बाकी हम आपको अपनी हर वीडियो में हर एक चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या है, फेरिक आयन। ठीक है, Cl क्या है आपका, क्लोराइड आयन। एक एक चीज़ आपको, है ना, बाल की भी खाल निकाल लेते हैं, क्लोराइड आयन। Sn आपका क्या है, स्टेनस आयन, स्टेनस आयन। ठीक है, यहां पे जो देखिए Fe3 फेरिक है, Fe2 आपका है फेरस आयन, है ना। Cl माइनस तो आपका क्लोराइड आयन है ही है। Sn4 देखिए, Sn2 स्टेनस है, Sn4 आपका स्टेनिक हो गया, स्टेनिक आयन। ठीक है, अब किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया है वो भी देखते हैं।
आपका 2Fe3 प्लस ऐसे रहा, 6Cl माइनस 2Cl माइनस ऐड होके 8Cl माइनस हो गए, और SN2 प्लस आयन आपका ऐसे रहा, एरो 2Fe2 प्लस आयन ऐसे रहा, 4 और 4 आपका हो गया 8Cl माइनस, और SN4 प्लस आयन आपका ऐसे रहा। 8Cl माइनस से 8Cl माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका बचा क्या, 2Fe3 प्लस SN2n प्लस 2Fe2 प्लस SN4 प्लस, यानी ये आपकी जो समीकरण बन के आई वो आपने कन्वर्ट कर दी आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आई होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, चाहे आपको फर्स्ट ईयर हो चाहे आपका 12th हो, ठीक है, या किसी भी आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपको ये आना चाहिए। अब आपकी जो नेक्स्ट है उसको भी करते हैं, और इस वीडियो के इसको चेंज करने के बाद आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी, कि समय सीमा का भी हमें ध्यान देना है। और नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए, हम उसी टॉपिक के साथ आपके सामने लेके आएंगे इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे K2Cr2O7 7H2SO4 बहुत ही फेमस रिएक्शन है, प्लस 6FeSO4 3Fe2SO4 का होल थ्राइज प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस K2SO4 प्लस 7H2O। ये आप चिटकियों में इसको भी बना लेंगे, ठीक है, रिएक्शन को भी। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन, किस प्रकार से हम इसको सोल्यूशन दे सकते हैं या करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे इसमें क्या है, H2O आयनित नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए कि इस समीकरण में सब कुछ आयनित होता है, H2O आयनित नहीं होता है, ठीक है। तो H2O को हम नहीं तोड़ेंगे। शुरू करते हैं कहानी। K2Cr2O7, तो K2 है, तो देखिए दोनों तरफ सिंपल एक ही चीज है। देखिए ये वाला 2 जो है ये उठ के इधर जाएगा, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से हम तोड़ते हैं। यहाँ पे 1 है भाई, Cr2O7 जो है पूरा इसके पास 1 है, तो 1 आया इधर, पोटेशियम पे आपका एक धनावेश, इसका आपका 2 जाएगा उधर दौड़ के, तो Cr2O7 ये 2 उधर जाता है ऋणावेश में, और आपको 2 ऋणावेश है तो 2 धनावेश करने के लिए आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की, प्लस 7 आपका बाहर रहेगा। देखिए 2 H2 वाला 2 जाएगा उधर, यानी SO4 के साथ ये 2 चला गया, लेकिन SO4 होता माइनस में, तो आपका H के पास होता है केवल एक धनावेश, तो यहाँ पे 2 माइनस है, इसके लिए आपने यहाँ पे भी 2 से गुणा करनी पड़ती है, ठीक है। इस चीज को आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 6 आपका ऐसे रहा FeSO4, ठीक है। तो देखिए SO4 के ऊपर तो आपका 2 माइनस रहता ही रहता है, तो आपका Fe के ऊपर भी आपका यहाँ पे 2 प्लस होगा, एरो 3 आपका सेम रहा, Fe2SO4 का होल थ्राइज, Fe2SO4 का होल थ्राइज, तो आपका यहाँ पे जो आप 2Fe, यहाँ का जो 3 है ऊपर 3 प्लस हुआ, और यहाँ पे SO4 2 माइनस, और यहाँ पर क्या हुआ अब देखिए ध्यान से, 3 2 जा 6 प्लस है, 3 2 जा यहाँ पे 6 है, यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 से पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी 3 2 जा 6 आपका हो जाएगा। अब Cr2SO4 का होल थ्राइज को आपको तोड़ना है, तो 2Cr 3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, कैसे हुआ ये कि यहाँ का आपका जो 3 है ये ऊपर चला गया 3 प्लस में, ठीक है, और यहाँ का जो 2 है वो यहाँ का जो 3 है प्लस में इधर आया, यहाँ का 2 माइनस में इधर जाया, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ का जो 3 है वो Cr के साथ ऊपर आया, यहाँ का 2 है वो SO4 के साथ ऊपर गया, तो 3 2 जा 6 हुआ, तो 2 3 जा इसको भी हमने संतुलित करके रख दिया, और हमको पता है इसमें जल आयनित होता नहीं है, इसमें जल आयनित नहीं होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, करिए 2K प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 7 2 जा 14 प्लस 7SO4 2 माइनस प्लस 6Fe2 प्लस 6SO4 2 माइनस, एरो, ठीक है, एरो 3 2 जा 6Fe3 प्लस 3 3 जा 9SO4 2 माइनस प्लस 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस, और प्लस आपका 7H2O ऐसे ही रहा। अब देखिए क्या कुछ कटने योग्य है? अच्छा हाँ, यहाँ पे आपका
K2SO4 मिस हुआ था, तो K2SO4 को भी तोड़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। K2SO4, तो K2SO4 को किस प्रकार से आप तोड़ोगे, ये वाला 2K प्लस होगा और ये SO4 के ऊपर तो आपका 2 माइनस रहते रहता है, ठीक है। हाँ, तो इसको यहाँ पर भी इंक्लूड कीजिए कि प्लस 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, है ना, ये मिस हो गया था। अब देखिए कुछ कट हो रहा है, हाँ बिल्कुल कट हो रहा है। 2K प्लस यहाँ से हमारा कट हुआ। अब जो कट नहीं हुआ उसको देखते हैं और ऐड करते हैं चीज़ों को। Cr2O7 2 निगेटिव ऐसे रहा आपका, 14H पॉजिटिव ऐसे रहा। अब देखिए SO4 जोड़ते हैं, SO4 7 और SO4 6, 7 6 13 SO4 प्लस 6 Fe2 प्लस एरो, Fe3 प्लस आपका 6 Fe3 प्लस ऐसे रहा, प्लस SO4 जोड़ते हैं 9 1 10 3 13 SO4 आपका ये भी हुआ, ओके, प्लस 2Cr3 प्लस भी है हमारा, ओके, अब आपको दिख रहा होगा 2R3 प्लस हमारा, और 7 जल आपका ऐसे रहा। अब भी कुछ कट हो रहा है, आपने कहा बिल्कुल सर हमारा SO4 3 माइनस कट हो रहा है, ठीक है। अब आपका जो भी बच रहा है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपका क्या बचा, Cr2O7 2 निगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 Fe2 प्लस 6 Fe3 प्लस 2Cr, ये आपका Cr3 प्लस, और आपका जो 7 जल जो आपका नहीं टूटा था वो आपका सेम ऐसे ही रहा, है ना। हमने अल्प समय में समझाने की कोशिश भरपूर की है। अगर आपको नहीं अच्छे से समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। क्या आपको हमारा पर्पज है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। कॉन्सेप्ट में क्या आपके सामने कोई भी सवाल आया, आप देखना उसमें आयन क्या ना आयनित होता है, आप H2O नहीं आयनित होता है। फिर आपने सबको उसके आयनों में तोड़ा, नॉर्मल अंदर से जो आपके बाहर से मल्टीप्लाई कर दी, कटने वाले दोनों तरफ से काट दिए, और फाइनल आपके आयन आ जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई है वीडियो, और बने रहिए ऐसी मजेदार वीडियोस के साथ, सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।